मध्य प्रदेश शासन के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत हिंदी विशिष्ट के 12वीं कक्षा के 10वें वीडियो के साथ जिला उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी की ओर से स्वीकार कीजिए पुण्यपाल सिंह बुंदेला का हाथ जोड़कर घर से ही नमस्कार। आज हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र गौरा का दूसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। गौरा रेखाचित्र के पहले भाग में अभी तक आपने पढ़ा था महादेवी वर्मा की छोटी बहन श्यामा के कहने पर उन्होंने एक गाय पाली, नाम था गौरा, बड़ी ही सुंदर। उस बछिया ने कुछ दिनों बाद एक लाल बछड़े को जन्म दिया। वह गाय इतनी रच बस गई थी पूरे परिवार में कि वो परिवार का एक अभिन्न अंग बन गई थी। अब आगे आदर्श वाचन, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। पहले आदर्श वाचन करते हैं। गौरा भाग 2। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी। नौकरों में नागरिकों में तो कोई दोहना जानते ही नहीं थे, और जो गांव से आए थे वे अनभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। गौरा के दूध देने के पूर्व ही जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिपकर रह जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्धान हो गया, अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। मैंने वैसे उसकी स्थिति में कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सहर उठता है। डॉक्टर ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने से उसके बचने की संभावना है। अतः नित्य कई सेर सेबों का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में
शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन जैसा जैसा यातनामय हो जाता था। पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आँखें कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकाने लगती थी। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि यानी रोग और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अक्सर अवसर मिलते ही गौरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ का समय असमय विदा देना ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। इतना हष्टपुष्ट सुंदर दूध सी उज्जवल पयोस्वनी दूध देने वाली गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ा हो। अब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली थीं और सेब का रस कंठ में रुकने लगा था। तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैं गौरा को देखने गई। तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया। मेरी बाह पर सरक कर धरती पर आ रहा कदाचित सुई ने हृदय को वेद कर बंद कर दिया। अपने पालित जीव जंतु के पार्थिव अवशेष मैं गंगा में समर्पित करती रही हूँ। गौरांगिनी को ले जाने के समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। इस तरह से यह पाठ यहीं पूरा हुआ। अब इस पाठ के बोध प्रश्न जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला प्रश्न, दूध दुहने की समस्या का स्थायी समाधान क्यों आवश्यक हो गया था? दूसरा प्रश्न, गाय ने दाना चारा खाना बहुत कम क्यों कर दिया था?
तीसरा प्रश्न, किन किन नगरों से पशु विशेषज्ञ बुलाए गए थे? और अंतिम प्रश्न, महादेवी वर्मा ने निश्वास छोड़ते हुए क्या कहा और क्यों कहा? बाकी सभी बोध प्रश्नों के उत्तर तो बन जाएंगे, इस अंतिम प्रश्न का उत्तर अवश्य बता देना चाहता हूँ। प्रश्न था, महादेवी वर्मा ने निश्वास छोड़ते हुए क्या कहा था और क्यों कहा था? महादेवी वर्मा ने निश्वास छोड़ते हुए, गहरी सांस छोड़ते हुए, आह भरते हुए कहा था कि आह मेरा गोपालक देश। जब एक ग्वाले ने धन के लालच में गौरा की सुई खिलाकर निर्मम हत्या कर दी थी, तो महादेवी वर्मा को बहुत ही दुख हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि जिस देश में गाय पालने वाले ग्वालों का जीवन उसी गाय पर भी निर्भर करता है, जिस देश में ग्वालों को भगवान की तरह पूजा जाता है, उसी देश में ऐसे ग्वाले भी हैं जो थोड़े से धन के लालच में इतनी निर्ममता से गाय की हत्या कर देते हैं। इसी बात से दुखी होकर दुख की गहरी सांस लेते हुए महादेवी वर्मा ने कहा था कि आह मेरा गोपालक देश। तो ये कठिन प्रश्न था, तो इसका जवाब मैंने बता दिया है। बाकी प्रश्नों के आपसे जवाब बन जाएंगे। नए वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।